खड़े होकर नीचे मोनिका का तमाशा देख रही थी, तभी उसके आईपैड पर एक नोटिफिकेशन आया। वो जानवी का मैसेज था जिसमें वो उससे हेल्प मांग रही थी। रूही समझ गई कि पक्का इस बार भी जानवी उससे कोई ना कोई अतरंगी काम करवाएगी, इसीलिए उसने जानवी को सीधा उसी वक्त ब्लॉक कर दिया। लेकिन जानवी इतनी उतावली थी कि उसने अपनी दूसरी आईडी से फिर मैसेज किया। इस बार रूही ने मजाक करते हुए लिखा, द पर्सन यू आर टॉकिंग टू हैज पुट यू ऑन द ब्लैक लिस्ट। रूही का ये मजाक देखकर जानवी ने सैड इमोजी के साथ फिर से लिखा, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं करी तो मम्मा मेरा बुरा हाल करेंगी यार, प्लीज अंडरस्टैंड। इस मैसेज के साथ ही उसने एक और बड़ी क्यूट सी सैड बनी की इमोजी भेज दी। इन बनी इमोजीज ने रूही के इमोशंस को झकझोर दिया। उसने रिप्लाई करते हुए लिखा, अब क्या हुआ, अब क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी। जानवी ने रिप्लाई किया, यार रूही बहुत गड़बड़ हो गई है, तुम्हें एक बार वो मास्क वाला नाटक दोबारा करना पड़ेगा। मगर क्यों? रूही ने लिखा, मम्मा यार, मम्मा को पता नहीं कहां से उससे मिलने का भूत सवार हो गया है, तो तुम किसी को हायर क्यों नहीं कर लेती? कौन सा तुम्हारी मॉम को वो चेहरा याद होगा? यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। देखो किसी को हायर करूंगी और बाय चांस मम्मा ने उसे हाँ कर दिया तो बेकार वो गले पड़ जाएगी। और जय को तो तुमने देखा ही है, कोई ऐसे रिच एंड हैंडसम लड़के को क्यों छोड़ना चाहेगा? प्लीज अंडरस्टैंड ना। रूही ने रिप्लाई किया, अब तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। जानवी समझ गई कि रूही अब मान जाएगी, इसीलिए उसने तुरंत टाइप किया, ओके सो इट्स डन नाउ। कल जय आकर तुम्हें 3 बजे के अराउंड पिक कर लेगा, प्लीज रेडी रहना और टाइम से उसके साथ मेरे घर चली आना। हाँ, टाइम से तो तब आऊंगी ना जब मैं यहाँ से निकल पाऊंगी, तुम उसकी टेंशन मत लो, अगर जय से नहीं हुआ तो मैं आकर ले जाऊंगी तुम्हें। जानवी ने कहा, तुम्हें तो नीलोफर सीधा बाहर निकाल देगी, जितनी वो गुस्सा है तुमसे। एनीवेज अभी छोड़ो, ये सब कल की कल देखते हैं। रूही ने इसके बाद आईपैड बंद कर दिया और सो गई। अगले दिन नीलोफर ने उसे जल्दी उठाकर ब्रेकफास्ट करा दिया, क्योंकि उसे उस दिन चिराग के साथ अपने घर यानी माथुर्स मैंशन जाना था। ब्रेकफास्ट के बाद नीलोफर ने उसे बड़ी सुंदर सी फुलवारी वाली मरून साड़ी की सलवार कमीज पहना दी और हाथों में भर भर कर लाल चूड़ा डाल दिया। इन कपड़ों गहनों में रूही आज वापस नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही थी। नीलोफर की तो रूही से आंखें ही नहीं हट रही थी। माय गॉड रूही मैडम, तुम तो पूरा का पूरा स्ट्रॉबेरी लगता है। आई स्वेयर चिराग बाबा तो आज तुमको खा ही जाएगा। ये बोलकर वो हंसने लगी। पूरी तरह से रेडी होकर जब रूही चिराग के सामने आई तो चिराग ने पूछा, चले? रूही ने खुशी से कहा, हाँ चलो। वैसे तो अपने घर के नाम से रूही के रोंगटे कांपने लगते थे और वो सीधा ना कर देती थी, मगर आज उसकी आवाज में एक उत्साह था, एक खुशी थी जो चिराग को कंफ्यूज कर रही थी। उसने रूही से पूछा, आज बड़ी खुश लग रही हो तुम, क्या बात है? अंकल ने बुलाया है ना, मैं तो अंकल से मिलने जा रही हूँ। रूही की ये बात सुनकर चिराग मन ही मन सोचने लगा, इतनी बदसलूकी से पेश आते हैं सब इसके साथ वहाँ, लेकिन फिर भी देखो पता नहीं क्या सोचकर इतना खुश हो रही है। पागल तो नहीं है, लेकिन बचपना बहुत है इसमें, जो सब कुछ भूल जाती है। दोनों अब वहां से एक आलीशान गाड़ी पर बैठकर माथुर साहब के घर के लिए निकल गए। कुछ ही देर में जब दोनों माथुर साहब के घर पहुंचे तो माथुर साहब पहले से ही गेट पर उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों के गाड़ी से उतरते ही माथुर साहब ने चिराग के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, और कैसे हैं दामाद जी? चिराग ने जवाब देते हुए कहा, बस बढ़िया माथुर साहब। माथुर साहब को चिराग का उनका नाम लेना थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उन्होंने तो उस उम्मीद से उसे दामाद बोला था कि चिराग भी उन्हें ससुर जी या पापा जी कह के ही बुलाएगा, लेकिन खैर वो दोनों को लेकर अंदर हॉल में आ गए। हॉल में आते ही रोमा ने कहा, आओ आओ चिराग, यहाँ बैठो। चिराग के बैठते ही तमन्ना ने दोनों के लिए कप में चाय डाल दी। रूही को देखकर रोमा और तमन्ना के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिख रही थी, लेकिन तभी माथुर साहब बोले, कितने दिन हो गए ना रूही को यहाँ से गए हुए, तो घर में एकदम से उसकी याद आज लगी, तो सोचा आपको कहकर उसे बुलवा लूं। वैसे ये आपको वहाँ ज्यादा तंग तो नहीं करती ना? नहीं, ठीक है, इट्स फाइन। चिराग ने बात को हल्के में निपटा दिया। ऐसा लग रहा था कि वो बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। अब इस अजीब सी ऑकवर्ड सी शांति को तोड़ते हुए रोमा ने हल्के से अपने मतलब की बात सरका दी। बाकी बिजनेस कैसा चल रहा है बेटा? सुनने में तो आया है कि आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर्स बड़ी तेजी से ऊपर गए हैं। या बिल्कुल ठीक सुना है आपने, चिराग ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन तभी तमन्ना बीच में अपनी टांग अड़ाते हुए बोली, हाँ मगर फिर बाद में उनके रेट्स काफी गिर गए थे। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, चिराग ने उसे इग्नोर करते हुए कहा। लेकिन तमन्ना तो बिल्कुल जौ की तरह ही उससे चिपक गई। उसने फिर से उससे पूछा, मगर इतने रेट्स ड्रॉप कैसे हो गए? तुमने रिसर्च नहीं किया? अच्छा वैसे तुमने उसके शेयर्स खरीदे थे या नहीं? तमन्ना के ऐसे धड़धड़ाधड़ सवालों से चिराग अब चिड़चिड़ा गया और चिढ़कर बोला, तुम्हें क्या करना है? मैंने शेयर्स खरीदे या नहीं खरीदे? उनके प्राइस अप हुए या डाउन हुए?
तमन्ना भी उसके इस टोन से तमतमा गई, लेकिन वो इस बार पहली बार वाली कोई गलती दोहराना नहीं चाहती थी, इसीलिए अपने गुस्से का घूंट पीकर रह गई। तमन्ना का ये सड़ा हुआ मुंह माथुर साहब ने साफ साफ देख लिया, और इससे पहले कि वो बिना बात के गुस्से से फटकर कुछ उलूल जुलूल बक दे, उन्होंने तुरंत माहौल को हल्का करने के लिए रूही को बोला, रूही बेटा कुछ खा लो, आज स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनवाई है। रूही ने भी पूरे एक्साइटमेंट के साथ ताली बजाते हुए कहा, ये टेस्टी खाना खाऊंगी मैं तो। इस बात के बाद फिर से वहां एक ऑकवर्ड साइलेंस आ चुका था। आखिरकार चिराग ने पूछा, आप सब रूही से ही मिलना चाहते थे, लेकिन अब क्योंकि मैं भी उसके साथ आया हूँ तो आई होप यू डोंट माइंड। रोमा ने तुरंत कहा, कैसी बात कर रहे हो बेटा, अब ये घर केवल रूही का नहीं बल्कि तुम्हारा भी है, तुम जब चाहे तब आ सकते हो। चिराग मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराता देख रोमा ने फिर से अपने मुद्दे की बात कर दी, वैसे बेटा सुना तो मैंने भी है, अहुजास के शेयर्स के दाम बड़ी तेजी से नीचे गिर गए हैं। कोई आइडिया है कि ये क्यों हुआ होगा? आपको काफी नॉलेज है मार्केट का कि कौन से शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं, कौन से घट रहे हैं। आपने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं क्या? रोमा ने हिचकिचाते हुए कहा, किए हैं, तभी तो पूछ रही हूँ बेटा। मैंने तो प्रॉफिट का सोच कर लगाया था, मगर उसका ठीक उल्टा ही हो गया। अगर अभी के अभी बेचती हूँ फिर भी बहुत बड़े लॉस में रहूंगी, और अगर बाद तक का वेट करती हूँ तो पता नहीं कौड़ी के भाव भी बिकेंगे या नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चिराग का रोमा को कोई भी सजेशन देने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उसने अपनी कन्नी काटते हुए कहा, मुझे आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का कोई आइडिया नहीं है, वो सिर्फ दादू और नमन ही देखते हैं। आई स्टे आउट ऑफ इट। दादू और नमन का नाम सुनते ही चिराग के चेहरे का रंग ही बदल गया था। साफ दिख रहा था कि उसे उनसे कोई लगाव नहीं था, बल्कि चिढ़ ज्यादा थी। रोमा ने ये तुरंत भाप लिया और हड़बड़ा कर बोली, हमारा भी नमन से कोई कांटेक्ट नहीं है बेटा। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना था कि तमन्ना और नमन एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, बल्कि जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। चिराग ने टपाक से जवाब दे दिया। रोमा का चेहरा तब देखने वाला था, लेकिन अब वो चिराग को झुटलाती भी तो कैसे, इसीलिए बोली, बच्चे तो गलतियां कर ही देते हैं बेटा। अब माँ बाप कोई जासूस तो है नहीं कि हर वक्त उनका पीछा करके देखते रहे कि वो बाहर किससे मिल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। चिराग बिल्कुल चुप होकर रोमा की बातें सुन रहा था और किए जा रहा था। सबने अपने अपने हिस्से की बातें चिराग से लगभग कर ही ली थी। अब वाकई ऐसा माहौल था कि सब एक दूसरे का मुंह ताकने में लगे थे कि आखिर अब क्या बात निकाली जाए। और फिर से एक बार नतीजा क्या हुआ? ऑकवर्ड साइलेंस। लेकिन शुक्र है कि इतने में ही वहाँ मेड आ गई और बोली, साहब खाना लग गया है, आप लोग आ जाइए। मेड की आवाज से वो अनंत शांति टूटी, वरना ऐसा लगने लगा था कि वहाँ उस हॉल में 5 लोगों की समाधि बनी हुई है। सब इतने मौन हो चुके थे, सब डाइनिंग पर बैठ चुके थे। अब क्योंकि चिराग तो अंधे होने का नाटक कर रहा था, इसीलिए उसका आराम से खाना उठाकर खाना उन चंद लोगों के दिमाग में शक पैदा कर सकता था। मगर तभी वहां विनय आ पहुंचा और आते ही बोला, सर सॉरी, मुझे काम निपटाते निपटाते थोड़ी सी देर हो गई। इट्स ओके, चिराग ने कहा। विनय चिराग के बिना कहे ही अपनी ड्यूटी पर लग गया और चिराग के प्लेट में खाना सर्व कर दिया। लेकिन रूही अब भी डर के मारे डाइनिंग पर पड़ा चम्मच कांटा नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि रोमा और तमन्ना दोनों ही अपनी गहरी आंखों से उसे ही लगातार देखे जा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि विनय भी वहां पहुंच गया था, तो दोनों माँ बेटी ने अपने लगाम कस लिए। रोमा ने बल्कि खुद ही अपने हाथों से रूही के प्लेट में एक तगड़ा सा चिकन पीस रखते हुए प्यार से बोला, रूही ये पूरा खाना है तुम्हें बेटा, बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। लेकिन रूही के लिए ये नाटक नया नहीं था। वो अच्छी तरह इससे वाकिफ थी कि रोमा अपने मुंह से ये मत क्यों टपका रही है। रूही की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस चिकन को हाथ लगा ले। विनय ने ये बात नोटिस की और जाकर धीरे से रूही को कहा, रूही मैडम टेंशन की कोई बात नहीं है, चिराग सर है यहाँ आपके साथ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आराम से खाइए। चिराग ने इस बात का फायदा उठाते हुए एकदम अचानक ही रोमा से पूछ लिया, हमारे घर तो ये उंगलियां चाट चाट कर खाना खाती है, यहाँ इसे क्या हो जाता है? रूही खाने में इतना हिचकिचा क्यों रही है? कहीं आप इसे खाने के लिए मारती वारती तो नहीं थी मम्मी जी? ये बात सुनकर रोमा के चेहरे का रंग उड़ गया, मानो उसे कोई सांप ही सूंघ गया हो। इसीलिए माथुर साहब ने इस बात से ध्यान भटकाते हुए कहा, बच्चों का तो तुम जानते ही हो बेटा, ये तमन्ना है ना, ये ही लड़ती रहती थी बचपन से इसके साथ, बस हो सकता है इसीलिए, और कोई बात नहीं है। चिराग की मौजूदगी में माथुर परिवार रूही का एकदम सगा हो जाता था। वो रूही को खाना बार बार परोस परोस कर खिलाए जा रहे थे, मगर रूही का ध्यान तो यहाँ अटका हुआ था कि वो सबसे बचकर निकलेगी कैसे यहाँ से, क्योंकि उसे तो आज जानवी के पास जाना था। खाना खत्म होते ही चिराग ने विनय से पूछा, विनय व्हाट्स द टाइम? सर 2 बज रहे हैं। चिराग ने नैपकिन में हाथ पोंछते हुए कहा, माथुर साहब अगले 1-2 घंटे में मेरी एक मीटिंग है, तो मुझे अब निकलना होगा।
हाँ हाँ बेटा, काम पहले है, फिर कभी आ जाइएगा, माथुर साहब ने कहा। रोमा भी जबरदस्ती की ममता दिखाते हुए बोली, लेकिन कम से कम रूही को रुकने देते बेटा, इतने दिन बाद घर आई है, इतने से तो मेरा मन ही नहीं भरा। चिराग का मन तो था कि वो रोमा को साफ मना कर दे, लेकिन दिखावे के लिए उसने भी रूही से पूछ ही लिया, रूही तुम्हें रुकना है यहाँ? रूही ने झट से हाँ कह दिया। चिराग को तो यकीन ही नहीं हुआ कि रूही, जो रोमा के नाम से कांपने लगती थी, वो उसके साथ रुकने को तैयार थी। मगर रूही के दिमाग में तो कोई और ही बात थी। यही रुक जाती, यहाँ से निकलना एटलीस्ट उस जेल खाने से निकलने से ज्यादा आसान है। क्या रूही रोमा से बचकर निकलने में कामयाब हो पाएगी? क्या इस बार रूही को महंगा पड़ेगा जानवी की माँ से मिलना? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।